नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना ही यूट्यूब चैनल टुडे एग्जाम पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए जो प्रैक्टिस सेट चलाई जा रही थी, इसमें यह एग्जाम से पहले आखिरी डोज आप लोगों के लिए। इसमें मुझे लगा कि जो टॉपिक छूट गए हैं, जो कराना चाहिए, वो टॉपिक को मैं यहाँ पे रखा हूँ। इसमें करंट अफेयर बहुल है, यानी करंट अफेयर के क्वेश्चन ज़्यादा है, और टॉपिक वाइज भी आप कह सकते हैं। जैसे GI टैग का डिस्कशन विस्तार में करूँगा। जो भी राज्यपाल वगैरह की तबादला हुई हाल फिलहाल 2-3 महीने में, उनको देखेंगे। हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस बदले गए उनको देखेंगे। जो चीज़ चर्च में रहा, मुझे लगा कि आखिरी समय में ये भी दे देना चाहिए आपको अस्त्र, है ना। तो ये मैं यहाँ पे रख दिया हूँ। बाद बाकी जिनको SSC का एग्जाम देना है वो तो देखे ही, आगे दिन के लिए आपका स्टोर हो रहा है। और आप जानते हैं कि मैं रिफाइंड कंटेंट ही पढ़ाता हूँ, इधर उधर की बात ना पढ़ाता हूँ। पढ़ो उतना ही जितना एग्जाम में आए, ये मेरा मानना है, क्योंकि सिर्फ GK GS पढ़ने से नौकरी नहीं होती, और भी चीज़ पढ़ना होता है। चलिए शुरू करते हैं आज का ये प्रश्न। पहले जो है क्वेश्चन के साथ, वीडियो पहले क्वेश्चन के साथ। पहला जो प्रश्न है, जनवरी 2024 में पूर्वी बंगाल के किस चावल को GI टैग से सम्मानित किया गया। आज हमने सवेरे आपको रामसर साइट जो है, नया पुराना, अंतर्राष्ट्रीय स्तर, राष्ट्रीय स्तर, इससे संबंधित एक टॉपिक वाइज वीडियो अलग कर दिया था। आशा करते हैं कि आप देखे होंगे। तो ये जो चावल है जो बंगाल का है, जिसे GI टैग जनवरी में मिला है, इनका नाम है कालू नोनिया चावल। ये पश्चिम बंगाल के पूर्वी प्रांत का चावल है, जो काफ़ी कॉस्टली होता है और अच्छा होता है। इनका नाम है कालू नोनिया चावल, भाई इसी प्रकार का नाम है। जनवरी 2024 में ओडिशा के सबसे अधिक जो है वस्तुओं को GI टैग से सम्मानित किया गया, इसीलिए ओडिशा को अलग स्लैब में लिखा हूं। और ओडिशा से आने वाले क्वेश्चन तो आप जानते ही, एग्जाम में बिना पूछे आ जाता है ओडिशा राज्य का क्वेश्चन। तो ये ओडिशा से क्या क्या आया है देखिए जरा। कंपडंगला सॉल, इसका नाम ही इसी प्रकार के भाई, कपडंगला सॉल। ये चादर के जैसा कपड़ा है, जो वहाँ के डोगरिया कोंध जाति के महिलाओं के द्वारा जो है बुनी जाती है। हो सकता है आपसे पूछे कि ये जाति कहाँ पाया जाता है, डोंगरिया कोंध, तो बताइएगा ये आपका उड़ीसा में पाया जाता है। इनके अलावा लंजिया सौरा पेंटिंग, देखिए आपने उड़ीसा में पहले स्टैटिक्स फॉर्म में भित्ति चित्र भी पढ़ा होगा, है ना, भित्ति चित्र। आज एक और जो है उड़ीसा का पेंटिंग जानिए, इसका नाम है लांजिया सौरा पेंटिंग। ठीक है, यह दीवार पे की जाने वाली पेंटिंग है। व्हाइट कलर का इस्तेमाल ज्यादा इसमें होता है। एक एक बात को सुनेंगे। इनको भी मिला है कोरापुट का काला जीरा चावल। अब ये उड़ीसा का भी अपना एक चावल, अभी जैसे आपने उत्तर प्रदेश का देखा था कि पिछले साल जो है आदम चीनी चावल को दिया गया था। तो चावल बहुत ज्यादा जगह का दिया जाता है आपका जो है GI टैग। ठीक है, तो कोरापुट काला जीरा चावल को भी मिला है, कोरापुट जगह का नाम है। सिमलीपाल भी जगह का नाम है। यहाँ की काई चटनी, इनको भी GI टैग दिया गया है। यह काई चटनी जो है लाल चीटी से बनता है। हाँ, सही सुन रहे हैं आप, लाल चीटी से बनता है भाई। इसके अलावा नयागढ़ कटाई मुंडी बैगन, कटाई मुंडी मतलब कांटा वाला बैगन होता है, कांटा वाला बैगन। बाद बाकी आप उत्तर प्रदेश में भी भाटा को जो है GI टैग मिला है, गोल वाला भाटा। इनके अलावा ओडिशा के खजूरी गुड़ ढेकनाल माजी, है ना, तो खजूरी गुड़ खजूर का प्रोडक्ट है। और ढेकनाल माजी क्या होता है कि दूध से पनीर बनाने के बाद एक प्रकार का मिष्ठान पदार्थ तैयार किया जाता है, भैंस के दूध का इस्तेमाल होता है इसमें, इसे ढेकनाल माजी कहा जाता है। ठीक है भाई, तो देखिए क्वेश्चन पूछने की क्या तरीके होते हैं। हो सकता है कि ये ना पूछे कि GI टैग किसे मिला, हो सकता है कि ये ढेकनाल माजी क्या है ना। ऑप्शन में जूता दे देगा, चप्पल दे देगा, सॉल दे देगा, खाद्य पदार्थ देगा, तो पता रहेगा तब ना मारिएगा, हो, है ना। इनके अलावा जनवरी 2024 में अरुणाचल प्रदेश के GI टैग में दिया गया, इसे बंचो लकड़ी शिल्प कला और एक अदरक को दिया गया जिसका नाम है केकीर अदरक। तो केकीर अदरक और बांचो लकड़ी शिल्प कला, ये दोनों अरुणाचल प्रदेश से 2024 में आए, और मेरा जैसा मन कर रहा है GI टैग 2024 वाला ही पूछेगा। इनके अलावा तंगेल, गराड, कोरियल, ये तीनों साड़ी का नाम है। तंगेल साड़ी, गराड साड़ी, कोरियल साड़ी। इसके अलावा सुंदरबन शहर को 2000 सुंदरबन शहद है, हनी जो होता है ना, हनी, है ना, हनी शहद। आजकल तो हनी जो है लड़के भी होते हैं भाई, बहुत सारे लड़के होते हैं, है ना। तो ये 2024 में पश्चिम बंगाल राज्य को GI टैग दिया गया है ना। मैं कहीं सुना भाई, हनी बोल रहा था एक लड़का को, अब मैं नहीं बताऊंगा कौन बोल रहा था, लेकिन बोल रहा था स्टेशन पे, ऐसे बैठे थे, ट्रेन का इंतजार कर रहे। तो रामबान अनारदाना या धुरनी जनवरी, ये अनारदाना का ही एक और नाम है, धुरनी उसे स्थानीय लैंग्वेज में कहते हैं। ये जम्मू कश्मीर के हैं अनारदाना, है ना। तो इन्हें मिला है GI टैग, ये खाद्य पदार्थ है। इनके अलावा जम्मू कश्मीर के जो है पिछले साल यानी 2023 में मुस्क बुदाजी चावल को भी GI टैग दिया गया था, अगस्त 2023 में। तो यहाँ पे हम चावल को विशेष फोकस कर रहे हैं, इसलिए छोड़ नहीं रहे हैं इनको। इनके अलावा 2024 में गुजरात के, है ना, खरेक, खजूर का एक प्रकार का उत्पादन है, इन्हें भी GI टैग
दिया गया है। तो ये थोड़ा सा जीआई टैग के रखेंगे। बाद बाकी अगर आपसे पूछे कि जीआई टैग सबसे पहले किसे दिया गया था तो 2004 में दार्जिलिंग जो चाय है उन्हें जीआई टैग से सम्मानित किया गया था सबसे पहले। ठीक है भाई, तो ये ध्यान रखेंगे, है ना। इनके अलावा G7 में शामिल एकमात्र एशियन कंट्री कौन सा है? आप जानते हैं कि G7 जो है पहले G6 तौर पे जो है स्थापित हुआ, फिर इसमें G7 बना और फिर G8 बन गया और 2014 के बाद में यह फिर G7 बन गया। इनका भी जर्नी काफ़ी उतार चढ़ाव भरा रहा। ये कैसे 7-8 हो रहा है? तो आने जाने के रिलेशन में इसका नाम बदल रहा है। 6 से 7वां आदमी मतलब स्टेट मतलब यहाँ पे देश कहना पड़ेगा, तो G7 बना और जब हट गए तो फिर आए तो 8 बन गया, फिर रूस हट गया तो फिर 7 बन गया। 2014 में रूस हटा था, ये भी पूछा जाता है एग्जाम के अंदर। तो G7 में एकमात्र जापान आपका विकसित जो देश है वो शामिल है और एशियन कंट्री है, बाद बाकी सभी यूरोपियन कंट्री है। ठीक है, देखिए यहाँ पे G7 सदस्य देशों में जापान है ना, जापान है ना, संयुक्त राज्य अमेरिका अमेरिकी, इटली यूरोपियन, कनाडा, इंग्लैंड है ना, जर्मनी, फ्रांस शामिल है। ये है आपका 7 वर्तमान में। रसिया था इसमें लेकिन निकल गया 2014 में। यहाँ पे लिखा है G8 2014 में रूस निष्कासित हुए थे, तब से लेके अभी तक G7 ग्रुप के नाम से जानते हैं। ये दुनिया के 7 विकसित देश या फिर विकसित अर्थव्यवस्था वाली समूह है। इसकी स्थापना 1975-76 में हुआ था। 76 में इसलिए लिखा हूँ क्योंकि 76 को जो है यहाँ पे एंट्री रख दिया गया था कि जिसको आना है आइए, तो कनाडा वगैरह एंट्री किए थे। इनके अलावा G7 की बैठक 2023 में जापान के हिरोशिमा में हुआ है। जापान के हिरोशिमा वही शहर है जो सेकेंड वर्ल्ड वार के समय है ना एटम बम का शिकार बना था और हिरोशिमा पे जो है 6 अगस्त को बमबारी किया गया था अमेरिका के द्वारा और नागासाकी पे 9 अगस्त को किया गया था। इतिहास में आज तक 2 ही बार परमाणु विस्फोट जो है शहर पे हुआ है। वैसे परीक्षण तो हर देश कर रहा है, लेकिन जो मतलब क्षति पहुंचाने के उद्देश्य से करा गया ये 2 ही बार करा गया। तो इन्हें ध्यान रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। एक बम का नाम लिटिल बॉय था और दूसरे का नाम फैटमैन था, ये भी आपको याद होगा। इनके अलावा G20 की बैठक 2023 में भारत में संपन्न हुआ है। इसी बैठक में अफ्रीकी यूनियन, मैंने कहा था कि ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में हो ना हो आनन फानन में छप जाए कि अफ्रीकी यूनियन में कितने सदस्य देश थे, है ना, या फिर अफ्रीकी यूनियन कितने देशों का समूह है, तो 55 है ना। इसमें 21वें सदस्य के रूप में जो है इनको नॉमिनेट किया, किनको? भैया अफ्रीकी यूनियन को कंबाइंड रूप से। यह दुनिया के विकासशील देश तथा अर्थ विकसित देशों का समूह है। हालांकि आप अफ्रीका के लिहाज से ये चीज खोजेंगे तो आपको अभाव मिलेगा, क्योंकि अफ्रीका को आप विकासशील भी नहीं कह सकते। अफ्रीका में बहुत विविधता भरी है, कोई है तो बहुत विकसित है, बहुत अच्छा है, कोई है बहुत गरीब है। एक ही कंट्री में कुछ आदमी इतने अमीर है कि पूछो मत, गैम्बलर बन गए हैं, कुछ आदमी इतने गरीब है कि 2 वक्त की रोटी नहीं मिलते। तो अफ्रीका में काफी विविधता है, अंध महादेश कहा जाता है अफ्रीका को, है ना। इसके अलावा जो ये G20 है, इनकी गठन 1999 में करी गई थी। 2024 में G20 की बैठक ब्राजील में प्रस्तावित है ना, प्रस्तावित है भाई, अभी हुआ नहीं है। 2023 वाला हो गया है दिल्ली में। इनके अलावा I2U2 डायरेक्ट आपसे पूछ सकता है कि I2U2 में कौन कौन से देश हैं। तो 2 I है, तो एगो इजराइल और एगो इंडिया है। ठीक है, एगो इजराइल है और एगो इंडिया है। 2 U है, तो एगो UAE है और एगो USA है, यानी संयुक्त अरब अमीरात है और संयुक्त राज्य अमेरिका है। इसकी बैठक 2023 अबू धाबी UAE में कराई गई थी। इनके अलावा क्वाड में 4 गो देश है। ये क्वाड में 4 गो देश है, भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, ये जो क्वाड है ये शिंजो आबे के प्रयास से कहीं ना कहीं इस प्रकार से जो है ये बैठाया गया, मतलब एक समूह बना, है ना। और ये 2023 में इसकी बैठक जापान के हिरोशिमा में हुआ था। वो बोलते हैं ना, कभी गाड़ी पे नाव, कभी नाव पे गाड़ी। आपने सुना होगा कि समय एक जैसा नहीं रहता। यही अमेरिका है कि जापान पे बमबारी करते हैं और यही अमेरिका है कि उनके घर में मेहमान नवाजी करने जाते हैं। तो आप समझ रहे हैं, है ना, बदलता हुआ संसार। इसके अलावा अगस्त 2023 में भारतीय निशानेबाज अमनप्रीत सिंह ने पुरुषों की 25 मीटर है ना स्पर्धा में कौन सा पदक जीता। तो ये जो अमनप्रीत है, हो सकता है आपको नाम ही पूछ दे कि अमनप्रीत किस खेल से संबंधित है, तो बताइएगा शूटिंग, निशानेबाजी से संबंधित है। अच्छा, मैंने ये चीज देखा है कि जो खिलाड़ी पदक जीतते हैं किसी बड़े इवेंट के अंदर, तो अगर करंट से नहीं पूछते ना, तो स्टैटिक्स फॉर्म में जरूर पूछ लेते हैं कि भाई ये किस खेल से संबंधित है। और जो नए लड़के आते हैं उनके तो जनरली हम जानते नहीं, क्योंकि जो मोस्टली होता है ना अंडर 20 वाला लड़का होता है, उतने उम्र में जो कारनामा करना होता है ना, बड़े बड़े तीर मारना अगर जिसको है
है तो कम उम्र में मार लेते हैं। बहुत ज़्यादा उम्र में आप सोचिएगा कि पढ़ के कोई पीसीएस बन गया, तो पीसीएस बन भी गए तो आप इतने फेमस नहीं होंगे जितना एक खिलाड़ी एक मेडल जीत के होता है। हालांकि दुर्भाग्य है कि क्रिकेट के अलावा अन्य खेल में बाद में जो है उन खिलाड़ियों पर ध्यान नहीं दिया जाता है, लेकिन फिर भी ठीक है भाई। इनके अलावा तो ये अमनप्रीत जो हो गया निशानेबाजी में हो गया है ना, तो ये गोल्ड जीते थे। ISSF गोल्ड, यहाँ पे गोल्ड नहीं होगा, यहाँ पे निशानेबाजी लिखेगा। ISSF चैंपियनशिप 2023 का आयोजन ये बाकू के अजरबैजान में कराया गया था। अजरबैजान के अंदर ही हमने आपको बताया था शतरंज का वर्ल्ड कप जो है 2023 वाला, ये आपका कराया गया था शतरंज वर्ल्ड कप 2023, जहां पे आपका कार्लस मैग्नस विजेता और आर प्रज्ञानंदा उप विजेता बना था। तो यहाँ भी बाकू को जोड़ लीजिएगा। ये जो बाकू है ना, डायरेक्ट पूछता है ये क्या है, तो ये तेल बहुल क्षेत्र है, तेल क्षेत्र के लिए हम बाकू को जानते हैं, तो ये बात भी ध्यान रखेंगे, ठीक है। इसके अलावा बोलिविया की राजधानी लापाज सुने हैं ना, ये भी पूछ देता है कभी कभी एग्जाम में, पता नहीं क्या मिलता है, बार बार रिपीट करता है। इनके अलावा 28 पदकों के साथ चीन प्रथम स्थान पर रहा इस ISSF प्रतियोगिता में, और भारत को 6 स्वर्ण और 8 कांस्य मिला है। यहाँ पे जो है सिल्वर भारत के खाते में नहीं आया है, तो कभी ऐसा कि एग्जामिनर लैंग्वेज कर दे कि कितने सिल्वर मिले ISSF बाकू 2023 में, तो बोलिएगा लड्डू 0, ठीक है। तो 14 पदक के साथ भारत को जो है तीसरा रैंक मिला है यहाँ पे बाकू में, जहाँ पे आपका जो है ये अमनप्रीत सिंह जो है गोल्ड जीते हैं। यहीं पर जो प्रतियोगिता हुआ तो ग्रुप में है रिदम सांगवान, ईशा सिंह और मनु वाकर, ये तीनों महिलाएं ग्रुप में 25 मीटर स्टैंडर्ड पिस्टल इवेंट में गोल्ड दिलाया भारत को। 50 मीटर पिस्टल इवेंट में जो है गोल्ड दिलाया है भारत को वुमेन्स टीम ने। अब देखिए ये भी कभी कभी पूछता है कि कितने मीटर वाला में, जैसे अभिनव बिंद्रा साहब 10 मीटर वाले में ओलंपिक में भारत को व्यक्तिगत रूप से गोल्ड दिलाया था पहले बार, ठीक है। इसी प्रकार से तो ये भी थोड़ा बहुत ध्यान रखें। वैसे ही जो आपका ग्रैंड मास्टर बनता है ना, तो बोलते हैं कि कितने येलो रेटिंग से ग्रैंड मास्टर बने, तो अभी जो वैशाली रमेश बाबू बनी है ये 2500 येलो रेटिंग से बनी है या फिर उसके पार से बनी है, ये भी ध्यान रखना होता है। एग्जामिनर बड़ा चालाक हो गया है, किसी न किसी बहाने पटखनी देना चाहता अपने को, है ना, तो अपन भी चालाक है, हम तो उन्हीं को दे देंगे पटखनी। इनके अलावा 10 मीटर एयर राइफल वुमेन्स टीम गोल्ड जीते हैं। तिलोत्तमा सेन ये आपके MTS या दिल्ली पुलिस, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन पूछा था कि ये किस खेल से संबंधित है, तिलोत्तमा सेन, तो ये जो है भैया शूटिंग से है। मेहोली घोष, रमिता, ये सभी शूटिंग से हैं। अगस्त 2023 में किस भारतीय ने सबसे कम उम्र में तीरंदाजी विश्व चैंपियनशिप बनी, अगर ऐसा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है, क्योंकि ये भी अपना एक रिकॉर्ड अलग कैम किया है, तीरंदाजी में सबसे कम उम्र में जो है चैंपियन बनी है भारत की तरफ से। इनका नाम है अदिति स्वामी, और एक मैंने आपको बताया था अदिति अशोक जो है वो महिला गोल्फर है, ठीक है भाई, ध्यान रखेंगे अदिति। इनके अलावा प्रसिद्ध पुस्तक न्याय का विचार किसके द्वारा लिखा गया था, ठीक है। हाँ, तो ये कौन सा किताब है भाई, पुस्तक जो है न्याय का विचार, न्याय का जंजीर नहीं है, न्याय का विचार है। ये किसके द्वारा लिखा गया है, अमर्त्य सेन के द्वारा लिखा गया है। अमर्त्य सेन जो है ये कौन है भाई, इकोनॉमिस्ट है। ये आप जानते हैं कि भाई ये भारत के तरफ से है ना, भारत के लिए कहिए कि अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स के अंदर सबसे पहले नोबेल पुरस्कार जीते। और अर्थशास्त्री कितने हैं जो नोबेल पुरस्कार जीते हैं भारतीय मूल के, तो 2 है। एगो 2019 में आए थे अभिजीत बनर्जी साहब के द्वारा, है ना, और उनके पत्नी को भी मिला था उसी साल। उनके पत्नी का नाम डुफ्लो एस्टर इस प्रकार से नाम है, अमेरिकी है ना। तो ये जो बनर्जी साहब है ये भी अमेरिकी एक्चुअली, लेकिन भारतीय मूल के हैं, नाम से नहीं लग रहा है। तो 2 हो गया। तो अमर्त्य सेन का ये पुस्तक। अच्छा, मैं अभी कुछ बता रहा था आपको, मुझे फिर से याद नहीं आ रहा। चलिए हाँ, ये बता रहा था कि जो बोलिविया की राजधानी लापाज पूछा जाता है ना, तो और अजरबैजान के साथ ही मैं बताया था, तो अजरबैजान सबसे गहराई वाला राजधानी क्षेत्र है, उसी प्रकार से जो है लापाज सबसे ऊंचाई वाला राजधानी है ना। इस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता था। इनके अलावा ये जो है आपका अमर्त्य सेन साहब बता दिए, यू आर यूनिक इग्निटाइड माइंड्स और विंग्स ऑफ फायर, APJ अब्दुल कलाम सर की अनमोल धरोहर है। यू आर यूनिक, इनके ही रास्ते पे चलते थे जो है आपका APJ अब्दुल कलाम सर की, हर आदमी अपने आप में खास होता है, और ये बात 1000% सही है, हालांकि 100% ही होता है सब चीज़। स्टेट ड्राइव सनी डेज की जो है पुस्तक है, और सनी डेज भी जो है, माफ़ कीजिएगा, स्टेट ड्राइव और सनी डेज ये दोनों सुनील गावस्कर की पुस्तक है, सनी डेज कोई आदमी नहीं है भाई। इनके अलावा मधुशाला के रचयिता है ना बच्चन
बच्चन साहब है, हरिवंश राय बच्चन। निर्मला और गोदान के लेखक मुंशी प्रेमचंद है। वेटिंग फॉर वीजा भीमराव अंबेडकर साहब की पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ मिल्खा सिंह की पुस्तक है। ध्यान रखेंगे ये सब पूछे जाएंगे। अंबेडकर ए लाइफ शशि थरूर की पुस्तक है ना। गीतांजलि गोरा रविंद्रनाथ टैगोर की पुस्तक है। इंदिरा गांधी ए लाइफ इन अ नेचर ये जयराम रमेश ने लिखा था। इकोनॉमिक ऑफ नाइटमेयर ऑफ इंडिया इट्स कॉज एंड क्योर ये चरण सिंह की पुस्तक है। चौधरी चरण सिंह चर्चे का विषय है भाई भारत रत्न को लेकर, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। किसान दिवस मनाते हैं 23 दिसंबर को इनके बर्थडे पर। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ की पुस्तक है। लोन फॉक्स डांसिंग ये रस्किन बॉन्ड की आत्मकथा है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। थोड़ा सा बता दूं, जो बच्चे आगामी दिन में एसएससी की तैयारी कर रहे हैं या करेंगे उनके लिए एक जो है यहाँ पे पीडीएफ संबंधी जानकारी आपको मेरा 113 क्लास की पीडीएफ मात्र 70 रुपया मिलेगा। और किसी जो मार्केट में कोई भी बहुत ज्यादा पॉपुलर बुक होगा उनसे दोगुना वर्क करेगा ये मेरी गारंटी है। अगर नहीं किया तो आपका पैसा रिटर्न। तो अगर कोई भी आदमी इच्छुक हो तो ये मोबाइल नंबर है या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया गया है, आपका जो है व्हाट्सअप मैसेज करके बात कर सकते हैं। बाद बाकी अब तो यूपी पुलिस खत्म ही हो रहा है, उसके बाद अगर बीएसएससी चल रहा है, बीएसएससी के लिए मात्र 35 है। और अगर आप एसएससी और बीएसएससी दोनों लेंगे तो 90 रुपए में मिलेंगे। तो जैसा भी आपको लगे आप देख सकते हैं, नीचे लिंक दिया गया है। अस्मिता चलीहा और अश्विनी पोनप्पा का संबंध किस खेल से है? देखिए अभी एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप चल रहा है, अभी अंडर प्रोसेस है, 18 तारीख तक चलेगा। उसके बाद रिजल्ट आएगा और ये क्वेश्चन एग्जाम में धूम मचाएगा, क्योंकि जो एशिया वाला कप होता है ना वो बहुत ज्यादा पूछा जाता है, चाहे किसी भी खेल में हो, क्रिकेट में हो है ना, बैडमिंटन में हो, शतरंज में हो, फुटबॉल में हो, कोई दिक्कत नहीं है ना। तो ये बैडमिंटन से है अस्मिता चलीहा और अश्विनी पोनप्पा, ठीक है। एस.एच. प्रणॉय, लक्ष्य सेन ये उभरता हुआ सितारे लोग हैं। किदाम्बी श्रीकांत, चिराग सेन, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, चिराग शेट्टी, ध्रुव कपिला, एम.आर. अर्जुन, सूरज गोला। इसके अलावा ये जो सात्विक साईराज है ना, इनका बड़ा सा नाम है भाई, सात्विक साईराज, रिंकी रेड्डी, और यही चिराग शेट्टी और इनको जो है मेजर ध्यानचंद 2023 मिला है ना। इनके अलावा पृथ्वी राय, पीवी सिंधु, अनमोल खरब, तन्वी शर्मा, और ये जो भी आप यहाँ पे देख रहे हैं गायत्री गोपीचंद, अश्विनी पोनप्पा, ये सभी के सभी जो है आपके किससे खिलाड़ी हो जाएंगे? तो बैडमिंटन के खिलाड़ी हो जाएंगे, और सभी पुरुष खिलाड़ी हैं इस वाले स्लाइड में। और नीचे जो कोष्ठ के बाद आप देख रहे हैं ये महिला खिलाड़ी हैं सभी। तो जो महिला खिलाड़ी हैं जैसे पीवी सिंधु आप जानते होंगे, नहीं याद करना है ना। इसके अलावा अश्विनी पोनप्पा जानते होंगे, नहीं याद करना है ना। इसके अलावा अस्मिता चलीहा तो ये क्वेश्चन का बना ही था, जो नहीं जानते हैं उसको जरा ध्यान रखेंगे। मनीषा कल्याण काफी बार पूछे जाते हैं, मनीषा कल्याण, मनीषा पन्ना, अंजू तमांग, संध्या रंगनाथन, दलीमा छिब्बर, ये सभी के सभी जो है किसके जो है आपका ये हो जाएगा? तो ये फुटबॉल के हो जाएंगे। इनके अलावा नहीं लिख पाया यहाँ पे मैं, ठीक है, फुटबॉल के हैं। इनके अलावा महेश मनगांवकर, उत्कर्ष बहेती, दीपिका पल्लिकल है ना, दीपिका पल्लिकल ये इनके बीवी जो है ना कार्तिक का, अनाहत सिंह, ज्योत्सना चिनप्पा, सौरभ घोषाल, ये स्क्वैश के खिलाड़ी हैं सभी है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, यहाँ भी नहीं लिख पाया, ठीक है, समझिए स्क्वैश के हैं, मैं पीडीएफ में लिख के दूंगा। एशियाई बैडमिंटन चैंपियनशिप 2024 का आयोजन मलेशिया में किया जा रहा है, अभी रिजल्ट नहीं आया है। नीतू घनघस, लवलीना बोरगोहेन, स्वीटी बुरा, मैरीकॉम, निखत जरीन, ये सभी भारतीय महिला है ना पेशेवर बॉक्सर हैं, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इसके अलावा एक ज्यादा जो पूछा जाता है वो जो वेट लिफ्ट उठाती है मीराबाई चानू, मीराबाई चानू का स्टेट भी पूछा जाता है मणिपुर, और ये उठाती है वेट, मतलब वेट लिफ्टर हैं। इनके अलावा भगत सिंह ने जॉन सैंडर्स की हत्या कब किया था? 1927 में। भगत सिंह का जन्म बंगा नामक गांव में हुआ था। भगत सिंह ने असेंबली में बम 8 अप्रैल 1929 को फेंके थे। भगत सिंह 1926 में नौजवान सभा का गठन किए थे, है ना। भगत सिंह जो है एचआरए का नाम बदलकर हसरा 1928 में दिल्ली में किए थे। एचआरए मतलब हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन और हसरा मतलब हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन। तो इसका नामकरण बदलने की सबसे पहले मन में विचार चंद्रशेखर आजाद के मन में आया था, लेकिन किए थे कौन? भगत सिंह साहब। भगत सिंह साहब को फांसी 23 मार्च 1931 को दिया गया था। भगत सिंह के प्रमुख पुस्तकों में व्हाई आई एम एथिस्ट, मैं नास्तिक क्यों हूं, ये याद रखेंगे। लॉर्ड मेयो की हत्या अंडमान में हुई थी और मेयो के समय में ही पहली बार जनगणना हुई थी। जनगणना का इतिहास थोड़ा सा जनगणना पे अलग से वीडियो भैया टॉपिक वाइज जरूर देख के जाइएगा, और देखे होंगे मेरे ख्याल में, जो बच्चे पढ़ने वाले हो तो बात सुनते ही है, जो नहीं है ना, और जिसको मुझ पर विश्वास नहीं है। दो बात होते हैं, आप डॉक्टर के पास जाते हो तो पहले तो मन में विश्वास लेके जाओ कि भाई दवाई लगेगा तभी सूट करेगा। अगर ये मन में लगता है कुछ नहीं आता इसको, तो
तो फिर जो है वो दवाई लगता नहीं है। ये मैं प्रैक्टिकली बता रहा हूँ, है ना। जैसा कि मैं आपको बताया था कि मैं कुछ दिन बहुत ज़्यादा जो है दूर हो गया था वीडियो से, तो क्या होती थी कि मेरी गाल और एक कान की साइड बहुत दर्द करता था, तो मन में बहुत सारे शंका जो है उत्पन्न हो रहे थे। तो मैं बहुत जगह जाता था, तो ऐसे ही होता था कि अरे किसी से ठीक नहीं हो रहा है, इससे भी नहीं होगा, तो नहीं होता था। इसके बाद एक छोटे से डॉक्टर के पास गया और ऐसे ही मतलब पूरी तरीके से विश्वास कर लिया, मतलब से ठीक हो गया और मैं ठीक भी हूँ, है ना। इनके अलावा तो ये मैं बता दिया 1872 में हुआ था। 1881 में जनगणना लगातार रिपन के समय से होने लगा, 1951 में आज़ादी के बाद होने लगा, 2011 में आखिरी बार डाटा प्रेषित किया गया था और 2021 का डाटा रास्ते में है। ये जनगणना का है, जनगणना पे अलग से वीडियो आपको ग्राफिकल मोड में पढ़ाया था मैं, है ना, ग्राफ के साथ, तो आप देख सकते हैं, है ना। इनके अलावा मौलिक अधिकारों में अनुच्छेद 14 से 18 किस अधिकार के अंतर्गत है? भाई देखिए, मौलिक अधिकार 6 है अपने पास। समानता का अधिकार है, स्वतंत्रता का अधिकार है, धर्म की स्वतंत्रता है, शोषण विरुद्ध अधिकार है, अल्पसंख्यक का संरक्षण है और संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। ये वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार हैं। तो जो 14 से 18 तक के आर्टिकल है, इसके बीच में राइट टू इक्वलिटी की बात करते हैं, समानता का अधिकार की बात करते हैं। हालांकि अलग अलग आर्टिकल के अलग अलग मीनिंग है। जैसे 14 का समता का अधिकार, समान वे में। 15 में जो है जाति, धर्म, लिंग, नाम आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता। 16 में है कि भाई अवसरों के मामले में, लोक नियोजन के जो अवसर होते हैं उनके मामले में जो है समानता दी जाएगी। 17 में छुआछूत का अंत, 18 में उपाधियों का अंत है। इसके अलावा 19 से लेकर 22 तक जो है स्वतंत्रता का अधिकार है। कुछ तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता देते हैं, जैसे 21, इसका नाम ही है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, दैहिक मतलब शरीर से है ना। दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार मतलब इसे निजता का अधिकार भी कहते हैं कि निजी बात हो रही है, तो ये किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलती। अन्यथा आप जानते हैं कि मौलिक अधिकार जो है वो आपका विशेष परिस्थिति में कम या ज्यादा किया जा सकता है, ज्यादा तो नहीं लेकिन कम किया जा सकता है, बदल दिया जा सकता है, रोक लगाया जा सकता है, ठीक है। शोषण के विरुद्ध अधिकार जो है ये 23 और 24 है। 23 में जो है ये बलात् श्रम या बंधुआ मजदूर पे रोक है, या मानव तस्करी पे रोक कह सकते हैं। और 24 जो है ये बाल श्रम पे रोक है, जो 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चे किसी कल कारखाने में काम पे नहीं लगाए जाएंगे। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से 28 है, इसे भी ध्यान रखेंगे। अल्पसंख्यक कल्याण से संबंधित है 29 और 30, और असंवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है 32। इसके अलावा 31 आप बीच में गैप देख रहे हैं, तो 31 जो है कभी संपत्ति के अधिकार से संबंधित हुआ करता था, लेकिन अब ना रहा बांस तो बांसुरी कहां से बजेगा। इसके अलावा मौलिक अधिकार अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं, अनुच्छेद 12 से 35 के बीच में वर्णित है, भाग 3 के अंतर्गत रखा गया है। वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा के वर्तमान में आर्टिकल 300A में विधिक अधिकार के रूप में रखा गया है। मौलिक अधिकार विशेष परिस्थिति में परिवर्तित हो सकती है, अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर, ठीक है भाई। ये भी ध्यान रखेंगे कि कौन से नहीं बदलते, तो 21 तो परमानेंट ही नहीं बदलते, 20 भी कई मामले में नहीं बदलते। इनके अलावा मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का मगना काटा कहा जाता है। वही अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार जिसे कहते हैं, उसे भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान का आत्मा कहा है। ये चीज लिखना यहाँ पे मैं भूल गया हूँ, माफ कीजिएगा। अनुच्छेद 32 को संवैधानिक उपचारों का अधिकार, ये तो है ही, लेकिन भीमराव अंबेडकर ने इन्हें संविधान का आत्मा कहा था या माना था, ठीक है। अनुच्छेद 32 का प्रयोग कर जनता अपने मौलिक अधिकार के हनन के खिलाफ आवाज उठाते हैं। यानी आप अगर आपका मौलिक अधिकार में किसी प्रकार की हनन हो रही है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, किस आर्टिकल का प्रयोग करके, तो आर्टिकल 32 का हवाला देते हुए आपका पिटीशन वहां पे फाइल की जाएगी। अनुच्छेद 32 के अनुसार ही सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करते हैं और आर्टिकल 226 के अनुसार हाई कोर्ट रिट जारी करते हैं। देखिए, मैंने सर्वोच्च न्यायालय की जो भी आर्टिकल्स है, जो भी तदर्थ न्यायाधीश होते हैं, उनकी जो सर्वोच्च न्यायालय की कौन कौन सी परामर्शदायत्री, अपीलीय, मूल क्षेत्र में जो अधिकार प्राप्त है, इन सभी की बातें हमने कर लिया और अच्छे से आई होप आप समझ भी गए होंगे। पहला न्यायाधीश कौन था, अभी कौन था, न्यायाधीश की क्या पावर होते हैं, कितने जजेस हो सकते हैं सर्वोच्च न्यायालय में, सर्वोच्च न्यायालय अस्तित्व में कब आया, सबसे पहले सर्वोच्च न्यायालय का इतिहास क्या है। इतिहास क्या है भाई कि सबसे पहले जो है 1773 के थ्रू जो है 1774 में कोलकाता में गठित किए गए थे। बाद में जो है 1935 अधिनियम के तहत 1937 में संघीय न्यायालय का गठन किया गया। बाद में 28 जनवरी 1950 को आधुनिक सर्वोच्च न्यायालय को हम अस्तित्व में देखते हैं। तो इस प्रकार से आप ध्यान रखे होंगे, है ना, याद दिलाता हूं। इनके अलावा भारत में सबसे कम क्षेत्रफल वाले पड़ोसी देश कौन सा है? देखिए, मैंने बहुत बार एग्जामिनर को ये क्वेश्चन पूछते देखा है कि अपने जो बगल के पड़ोसी देश है ना, उसके सीमा हुआ नहीं पूछेगा, उसको पूछ देगा कि भाई जो HDI रैंकिंग है, जो इंडेक्स है, इनमें भारत से बेहतर कौन सा राज्य है, अगर ऐसा कभी हुआ है तो। क्योंकि पिछली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैं आज इसको दूसरे फॉर्म में डाला हूं कि भाई अपने बगल में जो पड़ोसी है, ये छोटू पड़ोसी में सबसे बड़े कौन है इन चारों में, क्योंकि चाइना को हम ले नहीं सकते क्योंकि चाइना बहुत बड़ा है भाई, है ना। तो यहाँ पे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल और
भूटान। इन चारों में सबसे छोटू भूटान है, ठीक है। और इन चारों में सबसे बड़ू की बात करेंगे तो सबसे बड़ा जो है आपका है ना बांग्लादेश हो जाएगा, ठीक है। बांग्लादेश इतना डिवाइड होने के बाद भी सबसे बड़ा है इसमें। चलिए आगे बात करेंगे, आप दिखाओगे। दिए गए ऑप्शन में सबसे अधिक क्षेत्रफल का अवरोही क्रम इस प्रकार है। बांग्लादेश सबसे बड़ा है, अवरोही क्रम मतलब घटते क्रम। इसके बाद नेपाल है, फिर आपका श्रीलंका है और फिर आपका भूटान है। तो सबसे छोटू भूटान हो गया। अब आते हैं पड़ोसी देश के बारे में, थोड़ा सा जानकारी फिर से रिवीजन करवाता हूं, हालांकि सब कुछ बता दिया हूं। पड़ोसी देश में सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला देश जो है आपका चाइना है ना। चाइना सबसे अधिक जनसंख्या वाला भी था और अब जो है बदल गया है। यूएनए के रिपोर्ट के अनुसार अब भारत की जनसंख्या जो है 142.6 करोड़। इसके अलावा भारत की पड़ोसी देश में स्थलीय सीमा वाला अफगानिस्तान, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, चीन, म्यांमार। जलीय में बात करेंगे मालदीव और श्रीलंका। अब यहाँ पे दारी, पश्तो, नेपाली, जोखंगा, बंगाली, मंडारिन, बर्मी, दिवेही, सिंगली जो लिखा है ये इनके भाषा लिखे हैं। मैं सिर्फ जस्ट आपको याद दिलाने का काम कर रहा हूँ, क्योंकि पढ़ा तो बहुत कुछ दिया हूँ मैं। और इतना अगर आपने पढ़ लिख के रिवीजन करके अगर आप एग्जाम में कल बैठोगे तो इसकी जो है आपको फायदा देखने को मिलेगा। आज तक जो है मेरे साथ ऐसा नहीं हुआ कि जो मैंने मेहनत किया उसका फल नहीं मिलेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार भी मिलेगा, है ना। फल मतलब कि आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेगा मेरा पढ़ाया हुआ, यही तो मेरा फल है ना भैया। तो यहाँ पे जो है, यहाँ पे ये जो दारी, पश्तो ही अफगानिस्तान का, नेपाली नेपाल का, जोखा भूटान का, बंगाली बंगाल का, बांग्लादेश का, मंदारिन चाइना का, बर्मी म्यांमार का, दिवेही आपका जो है ये छोटू आपका लक्षद्वीप का और सिंगली जो है ये श्रीलंका का। इसके अलावा सबसे बड़ी स्थलीय सीमा वाला देश बांग्लादेश है, सबसे छोटू है अफगानिस्तान है, मात्र 106 किलोमीटर, यह लद्दाख के समीप लगता है। दुनिया में सबसे बड़ी स्थलीय सीमा रेखा वाला देश कनाडा है। और भारतीय संविधान में जो संघ की व्यवस्था है ये कनाडा के संविधान से लिया गया है। ये बात भी आपको ध्यान कहीं ना कहीं रखना होगा। इनके अलावा भारत में गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। दूसरा सर्वाधिक लंबी तटरेखा आंध्र प्रदेश की है, तटीय प्रदेश, यहाँ से यहाँ तक, ये पश्चिमी घाट, ये पूर्वी घाट, ये जो है कॉर्नर यहाँ पे तमिलनाडु है। तो यहाँ पे आपको क्षेत्रफल की दृष्टि, अच्छा तटरेखा में सबसे छोटू तटरेखा गोवा की है। और गोवा जो है सभी राज्यों में क्षेत्रफल के हिसाब से भी सबसे छोटी है। गोवा की हिस्ट्री भी याद रखिएगा, पूछा जाता है। गोवा को जो है 1510 में कैद किए थे कौन, पुर्तगाली। 1961 में पुर्तगाली सबसे बाद में रिलीज किया। 1962 में 12वां संविधान संशोधन के द्वारा यूटी बना था, 12वां संविधान संशोधन के द्वारा। 1987 में है ना ये 56वां संविधान संशोधन के द्वारा गोवा एक स्टेट बना, जिसे हम आज जानते हैं, ठीक है भाई। इन्हें भी ध्यान रखें। इनके अलावा मानव रक्त में रुधिराणु का प्रतिशत कितना होता है? देखिए रुधिराणु और प्लाज्मा इन दोनों को मिलके ही मानव का जो है रक्त का फॉर्मेशन हुआ है। तो जो प्लाज्मा है ये होता है 55% और दुइये गो चीज है तो एगो होगा 45%। अब रुधिराणु के अलग अलग भाग है, थ्रोम्बोलिन, प्रोथ्रोम्बोलिन। आप समझ रहे हैं कि भाई ब्लड क्लोट में इनका भी रोल होता है। इनके अलावा मानव रक्त एक तरल संयोजी उत्तक है। व्यस्त नहीं, क्या काम करेगा तो ज्यादा खून होगा, ऐसा नहीं है। व्यस्क है ये मतलब युवा, है ना। व्यस्क मनुष्य में लगभग 5 से 6 लीटर खून होता है ना। एक बार तो एक क्वेश्चन वजन के हिसाब से पूछा था, वजन के हिसाब से 7% के लगभग, अगर कोई आदमी 100 किलो का है तो लगभग 7 लीटर खून होगा उसमें। इसके अलावा है ना 55% प्लाज्मा और 45% रुधिराणु पाए जाते हैं। ब्लड में लाल कण जो पाए जाते हैं, लाल रक्त कण आरबीसी, उनमें वो हीमोग्लोबिन नामक रंजक पाया जाता है। इन्हीं के कारण खून का रंग लाल होता है और यही हीमोग्लोबिन जो है शरीर में ऑक्सीजन का सप्लाई करने का काम करता है। विभिन्न कोशिकाओं को ऑक्सीजन सप्लाई करता है पूरे शरीर के अंदर, है ना। इनके अलावा रक्त का पीएच मान 7.1 से 7.5 के बीच में होता है। इसके अलावा ऑक्टोपस में खून का रंग है ना नीला होता है और तिलचिट्टा में खून का रंग सफेद होता है। इनके अलावा विटामिन के की कमी के कारण ब्लड क्लोट नहीं होती। हीमोफोलिया नामक बीमारी इसी प्रकार की बीमारी है जिसमें ब्लड क्लोट नहीं होती है। व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र शब्दों का निर्माण किसने किया था? देखिए व्यष्टि अर्थशास्त्र और समष्टि अर्थशास्त्र क्या होता है? व्यष्टि का मतलब ही होता है सूक्ष्म और समष्टि का मतलब होता है समस्त, जैसे समझ लीजिए, तो इसका मतलब होता है विस्तृत। तो जो ये व्यष्टि अर्थशास्त्र है और जो समष्टि अर्थशास्त्र है, इन शब्दों का फॉर्मेशन सबसे पहले रेगनर फिश नामक वैज्ञानिक ने किया था। रेगनर फिश वही वैज्ञानिक है जब नोबेल पुरस्कार इकोनॉमिक्स में दिया जाना स्टार्ट हुआ 1968 में, घोषणा होकर 1969 में, तो सबसे पहला प्राइज इन्हीं के हाथ में पकड़ाया गया था। किनके? रेगनर फिश। तो यही बंधु ने किए थे। बंधु नहीं, ये साहब है भाई, महोदय हैं, है ना। बंधु तो अपने लेवल के आदमी को कहा जाता है, ये तो बड़े बड़े हस्ती हैं, है ना भैया। इनके अलावा व्यष्टि अर्थशास्त्र में हम अर्थशास्त्र के सूक्ष्म रूप का अध्ययन करते हैं, जबकि समष्टि अर्थशास्त्र में अर्थशास्त्र के व्यापक या विस्तृत क्षेत्र का अध्ययन करते हैं।
देखिए आप लोग एक बच्चे जो है कमेंट करते हैं, जो शुरुआती मेरा इंट्रो होता है, नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका, जो भी मैं बोलता हूँ, है ना। तो बच्चे सिर्फ उतना ही लिख के हर वीडियो में कमेंट करता है। वैसा नहीं कि वो बच्चा गलत है, क्योंकि वो पढ़ने वाला है, बहुत सारे क्वेश्चन का मेरा जवाब भी देता है। और रणछोड़ दास करके उनके आईडी का नाम है। कुछ बच्चे उनको आके जो है उनको लगता है कि मुझे टीच कर रहा है, इसीलिए उनको जो है जवाब दिया है थोड़ा बहुत। तो ऐसा ना करे, वो बच्चा अच्छा है, वो उनको मुझे पॉजिटिव वे में ही वो बोल रहा है, निगेटिव वे में नहीं बोल रहा है वो, ठीक है ना। और कोई बोले भी निगेटिव वे में तो क्या फर्क पड़ता है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपना काम करते रहिए, कोई कुछ भी बोले, है ना। पहली बार अर्थशास्त्र में 1969 में रेगुलर फीस को जो है दिया गया था। यहाँ पे रेगुलर फ्रीज लिखा गया भैया, रेगुलर फीस, है ना। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में, इनके अलावा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में रेगुलर फीस के साथ साथ जॉन टिनबर्ग को भी दिया गया था आपका नोबेल। अर्थशास्त्र का पिता एडम स्मिथ को कहा जाता है, जिसने मांग का नियम दिया है, और वेल्थ ऑफ नेशन इनके पुस्तक का नाम है, काफी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। प्रसिद्ध संगीतकार सत्यदेव पवार का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? अभी पवार साहब हैं तो इसका नेटिव कहाँ हो सकता है? तो महाराष्ट्र साइड हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ महाराष्ट्र साइड में पवार जो है सरनेम पाए जाते हैं, ठीक है। तो ये बैलिन से संबंधित है, बैलिन से संबंधित है सत्यदेव पवार साहब। उस्ताद बिंदु खान, संतोष मिश्रा, उस्ताद बिंदा खान, रमेश मिश्रा। संतोष मिश्रा, बिंदु खान और बिंदा खान एक जैसा लग रहा है। सुल्तान खान, पंडित राम नारायण, सबरी खान, सुकूर खान, ये सभी के सभी जो है ये आपका सारंगी प्ले करते हैं, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। इनके अलावा मुश्ताक अली खान, सुजात हुसैन खान, अनुष्का शंकर, अरविंद पारेख, पंडित रविशंकर, उस्ताद विलायत खान, ये सभी के सभी सितार से संबंधित है, सितार प्ले करते हैं। ये भी राज्य सरकार के एग्जाम देने जा रहे हैं। जो घन वाद्य यंत्र है, तंत्री वाद्य यंत्र क्या होता है बता दिया हूँ। ठोक के बजाने वाला धन वाद्य यंत्र, मुंह से बजाने वाला सुशीर वाद्य यंत्र, और तार के कंपन से उत्पन्न ध्वनि के सहारे जो हम आवाज सुनते हैं उसे हम, है ना, क्या कहते हैं भैया, एक सेकेंड, तत्वादी यंत्र कहते हैं, ठीक है भैया। इसके अलावा तरुण भट्टाचार्य, शिव कुमार शर्मा, भजन सोपारी, सुपरी या फिर सोपड़ी, है ना, तो ये संतूर से संबंधित है। ब्रिजभूषण काबरा गिटार से संबंधित है। अन्नपूर्णा देवी सुरबहार से संबंधित है। असद अली खान रुद्र बीना से संबंधित है। यू कृष्णन मैंडोलिन से संबंधित है। डालचंद शर्मा, तोताराम शर्मा पखावज से संबंधित है। तो ये कुछ वाद्य यंत्र आपके सामने। इनके अलावा कोलकाता में भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना किसने किया था? है ना, एक राष्ट्रीय सांख्यिकी जो है स्टैटिक्स जो है CSO होता है एक, है ना, केंद्रीय स्टैटिक्स ऑफिस, ये आपका जो है कोलकाता में नहीं है, ये है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट वाला कोलकाता में है, ठीक है भाई। तो सबसे पहले तो ये, तो जो इंस्टीट्यूट वाला है भारतीय सांख्यिकी संस्थान, इसकी स्थापना PC महालनोबिस ने करवाया था। PC महालनोबिस 1931 में जो है इनका निर्माण करवाए थे। इनके अलावा PC महालनोबिस भारत के प्रमुख अर्थशास्त्रियों में से थे, जिनका जन्मदिन 19 जून को जो है राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाते हैं। और वही 19 बता गया था, 29 है भैया। और यह दिन 29 अगस्त महीना में जो होता है खेल दिवस मनाते हैं मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पे। तो दोनों बात ध्यान रखेंगे, 29 जून 29 अगस्त। और बाद बाकी मैं बता ही दिया हूँ, 23 दिसंबर चौधरी चरण सिंह किसान दिवस, 25 दिसंबर सुशासन दिवस अटल बिहारी वाजपेयी, 12 जनवरी विवेकानंद साहब युवा दिवस, 31 अक्टूबर एकता दिवस सरदार वल्लभ भाई पटेल, 23 जनवरी पराक्रम दिवस सुभाष चंद्र बोस, है ना, 30 जनवरी शहीद दिवस जो है मृत्यु दिवस आप महात्मा गांधी का, 2 अक्टूबर अहिंसा दिवस जन्म दिवस गांधी जी का, है ना, ये सब ध्यान रखेंगे। चिकित्सा दिवस विधान चंद्र राय के जन्मदिन पे, है ना। तो ये जो कुछ क्वेश्चन है जरूर ध्यान रखिएगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से जो एक्सर चला था, ये PC महालनोबिस के मॉडल पे था, पहला हेराड डोमार के था। 1949 में गठित राष्ट्रीय आय समिति में अध्यक्ष कौन थे? तो PC महालनोबिस साहब ही थे, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे। जनवरी 2023-24 के अनुसार त्रिपुरा के राज्यपाल कौन है? देखिए इनमें वही राज्यपाल को शामिल किया गया है जहां तो एक तो चुनाव हुआ है, दूसरी बात नहीं, चुनाव वाला मैं दूसरे में रखा हूं, यहाँ पे सिर्फ वही राज्यपाल को मुख्यमंत्री की बात करेंगे जिसमें उथल फुथल हुआ है, यानी जो आप 5-6 महीना पहले पढ़ रखे हैं उनमें जो है चेंजेस हुआ है, ठीक है। आइए जनवरी 2024 के अनुसार जो राज्यपाल है आपका त्रिपुरा का, इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू, इस प्रकार से नाम है भाई, इंदिरा सेना रेड्डी नल्लू, है ना। इनके अलावा नागालैंड के वर्तमान राज्यपाल ला गणेशन, और मुख्यमंत्री नेफ्यू रियो। असम के वर्तमान राज्यपाल गुलाब चंद्र कटारिया, ये हुई ना मस्त नाम। और मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा, काफी पॉपुलर है हेमंत बिस्व शर्मा CM के रूप में भी, और ऐसे भी पॉपुलर है क्योंकि आप जानते हैं बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया में अध्यक्ष भी है हेमंत बिस्व शर्मा, ठीक है ना, और बहुत अच्छे कैरेक्टर स्वभाव के भी। इनके अलावा सिक्किम के वर्तमान राज्यपाल है ना लक्ष्मण आचार्य, मुख्यमंत्री प्रेम सिंह तमांग,
है ना, प्रेम सिंह तमांग। मेघालय के वर्तमान राज्यपाल फागू चौहान और मुख्यमंत्री कनरेड संगमा। मिजोरम के वर्तमान राज्यपाल हरिबाबू कंभमपति, मुख्यमंत्री लाल दहुमा। जोरामथंगा का सरकार हट गया, यहाँ पे लाल दहुमा बने हैं, क्योंकि आप जानते हैं विधानसभा चुनाव जो आपका नवंबर दिसंबर में रिजल्ट आया पिछले साल यानी 2023 में, तो यहाँ पे ये सरकार नया बना आपका कौन भाई, लाल दहुमा। लाल दहुमा जो है भूतपूर्व अधिकारी है भाई। इनके अलावा अरुणाचल प्रदेश के वर्तमान राज्यपाल केटी पटनायक, मुख्यमंत्री पेमा खांडू। इनके अलावा मणिपुर के वर्तमान राज्यपाल अनसुईया उइके जो पहले आपका छत्तीसगढ़ में हुआ करती थी, है ना, अब ये कहाँ के हैं, मणिपुर के। मुख्यमंत्री कौन है, एन बीरेन सिंह। तो ये था जो आपको मैं रखा हूं कि जिनमें उतल पुतल हुआ। अब जो चुनाव हुए लास्ट लॉट में यानी दिसंबर नवंबर 2023 में, उनके मुख्यमंत्री भी सभी में लगभग बदल ही गए। तो इनको देख लेते हैं। नए मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश मोहन यादव साहब बने हैं। राजस्थान के नए मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा, है ना, गहलोत साहब के जगह पे खाली भजन लाल ही नाम है, शर्मा नहीं। छत्तीसगढ़ के नए मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय। तेलंगाना के नए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी। और अभी आपने देखा था लाल दहुमा। ये पांचों जो है बदले ही हैं, है ना, तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे मुख्यमंत्री के तौर पे। इनके अलावा गंगा दशहरा त्योहार की हिंदू कैलेंडर के अनुसार किस माह में मनाई जाती है, ऐसा मैं लिखना चाहा हूँ। तो ये ज्येष्ठ में मनाया जाता है ना, ज्येष्ठ, चैत बैसाख, ज्येष्ठ आषाढ़ सावन भादो आश्विन काकतिया अघन पूस, है ना, माघ फागुन। इस प्रकार से आपको याद होना चाहिए, हम हिंदुस्तान में रहते हैं, ठीक है। तो ये ज्येष्ठ है भैया, है ना। गंगा दशहरा गंगा नदी के तट पे मनाए जाने वाले 10 दिवसीय त्योहार है। ये जेठ के महीना में शुक्ल पक्ष के 10वें दिन मनाया जाता है, मतलब फाइनली, है ना। यह त्योहार मुख्य रूप से बनारस, हरिद्वार, ऋषिकेश, प्रयागराज, पटना यानी जो भी गंगा के किनारे वाला स्टेट है वहां पे मनाया जाता है, जिसमें सबसे फेमस हरिद्वार का होता है। उत्तर प्रदेश के लिहाज से बनारस में होता है। इनके अलावा हिमाचल प्रदेश के प्रमुख त्योहार कुल्लू दशहरा, यह समान अवस्था में 7 दिनों तक चलती है ना। कुल्लू दशहरा नाम से स्पष्ट है ना, कुल्लू हिमाचल प्रदेश, एप्पल वगैरह आता है उधर से। इनके अलावा बस्तर दशहरा छत्तीसगढ़ में 75 दिन तक, लेकिन पिछले साल 107 दिन तक चला था। तो इनका तो एक अलगे रिकॉर्ड है, ये पूछा जाता है भाई। बस्तर, है ना, आप जानते होंगे बस्तर, हमारी अधूरी कहानी पिक्चर में बस्तर का जो है जिक्र हुआ है। इनके अलावा गंगा महोत्सव का आयोजन उत्तर प्रदेश में बनारस में 5 दिन तक चलता है। सिंधी त्योहार चलिहा साहिब, एगो होता है गुरु पर्व, है ना, गुरु पर्व भी होता है, गुरु पर्व या गुरु पर्व। तो गुरु पर्व जो है ये गुरु नानक साहब के जन्मदिन पे ये जो है आपका सिख धर्म की त्योहार है। और चलिहा साहिब जो है ये सिंधी त्योहार है ना। तो ये जो है श्रद्धालु 40 दिन तक उपवास रखते हैं। उपवास की मतलब फुल्ली नहीं, निर्जला नहीं, है ना, पानी, है ना, साबूदाना की खिचड़ी, फल, ये सब चलता रहता है। इनके अलावा त्रिपुरा राज्य में मनाए जाने वाली प्रमुख त्योहार खर्ची पूजा, में 14 देवी देवताओं की पूजा करी जाती है और जून जुलाई महीने में होती है। सॉरी, जुलाई महीने में फिक्स है, ये जून जुलाई नहीं कह सकती, ये जुलाई महीना में फिक्स है। इनके अलावा नागालैंड में मनाए जाने वाली त्योहार हॉर्नबिल प्रत्येक साल जो है 1 से 10 दिसंबर के बीच होती है और 2000 ईस्वी से ये मनाया जा रहा है और इसे त्योहारों का त्योहार कहा जाता है। साथ ही साथ ये नागालैंड की सबसे बड़ी त्योहार भी है और नागालैंड का राज के पक्षी का नाम भी हॉर्नबिल है। तो ये कुछ त्योहार के लफ्ज में मैंने बताया कि जो क्लू आएगा, बाद में तो बहुत पढ़ा दिया हो जी, कोई दिक्कत नहीं होगा जी, है ना। गृह मंत्रालय द्वारा जारी या संचालित FCRA में शब्द का पूर्ण रूप क्या है? ये गृह मंत्रालय से जुड़ा हुआ है FCRA। इसका C का मतलब होता है कंट्रीब्यूशन, जो फुल फॉर्म आपके आने की जो है तत्पर है। जैसे IVF बता दिया था, ICU मैं तो उस दिन मैं चिकित्सा प्रणाली से बताया था, बैंकिंग प्रणाली से बता ही दिया हूँ। आज मुझे जो लग रहा है वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। FCRA फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट गृह मंत्रालय का, फेमा फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, फेरा फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेटिंग एक्ट, मुद्रा योजना में का मुद्रा, इसमें से कोई भी एक वर्ड का जो है फुल फॉर्म पूछ देता है, जनरली R का पूछता है, रीफाइनेंस होता है। तो मुद्रा योजना में मुद्रा का, मैक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रीफाइनेंस एजेंसी। नीति आयोग का फुल फॉर्म भले ही आपके लिए इजी हो, लेकिन एग्जाम में दिमाग घूम जाता है क्योंकि चारों ऑप्शन एक ही जैसे दिखता रहता है, ठीक है। तो नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूशन, इंस्टीट्यूट लिखा रहता है यहाँ पे, ये देखिएगा TION लास्ट में जरूर होना चाहिए, फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। UNDP यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम UNO का, SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन, FTA फ्री ट्रेड एरिया, मुख्य व्यापार क्षेत्र जानते हैं ना, बंदरगाह वगैरह की होती है मुख्य व्यापार क्षेत्र, है ना, फ्री ट्रेड, है ना। इनके अलावा ITCZ इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है। तो ये सब जरूर ध्यान रखें आपके एग्जाम की फुल फॉर्म। बाद में कंप्यूटर में आप HTML HTTPS, इसके अलावा MRI, है ना, और एक MICR, एक IFSC बैंक में, है ना, इंडियन सिस्टम फाइनेंशियल कोड वाला, एक आपका स्विफ्ट कोड आता है, उसका भी फुल फॉर्म पूछा गया है पास्ट में। स्विफ्ट कोड, जैसे आप इंटरनेशनल पेमेंट अगर आप मंगवाते हैं तो स्विफ्ट कोड का इस्तेमाल करना होता है, ठीक है। तो ये सब ध्यान रखेंगे। इनके अलावा
उड़ीसा उच्च न्यायालय के वर्तमान चीफ जस्टिस कौन है? अब ये बताना क्यों जरूरी है इतना राज्य छोड़ के उड़ीसा को ही? क्योंकि यहाँ पे तबादला हुआ है और हाई कोर्ट में जस्टिस का तबादला कौन करता है तो बताएंगे, तो प्रेसिडेंट महोदय करते हैं और नियुक्ति भी प्रेसिडेंट महोदय ही करते हैं भैया, है ना। तो उड़ीसा राज्य में विद्युत रंजन सारंगी इनका नाम है। भाई विद्युत जम्वाल हो सकता है तो क्या अधिकारी नहीं हो सकते विद्युत रंजन? तो विद्युत रंजन सारंगी उड़ीसा के जो है CGI है वर्तमान में। इलाहाबाद उच्च न्यायालय में इन्हें भी जो है नए डिप्यूट किए गए थे पिछले साल, मनोज कुमार गुप्ता साहब हैं। इनके अलावा मुंबई उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश देवेंद्र कुमार उपाध्याय है। दिल्ली उच्च न्यायालय के वर्तमान न्यायाधीश मनमोहन है। मनमोहन, आगे पीछे सरनेम नहीं, सिर्फ मनमोहन है। पंजाब एवं हरियाणा जो चंडीगढ़ उच्च न्यायालय है उनके न्यायाधीश रितु बहरी है ना। तो इन्हें भी ध्यान रखेंगे, ये सब जो है तबादला वाला है हाल फिलहाल में, इसीलिए रखा हूँ। मणिपुर उच्च न्यायालय के न्यायाधीश है ना, मुख्य न्यायाधीश भैया सिद्धार्थ मृदुल है। इनके अलावा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बात मैंने अभी आपसे बता दिया था, सुप्रीम कोर्ट की बता दिया था इतिहास। यहाँ पे मैं हाई कोर्ट का इतिहास बताता हूँ। चलिए, भारत में सबसे पहले 1862 में कोलकाता, मुंबई और मद्रास। फिर भी अगर तीनों एक साथ ऑप्शन में है, तीन में से सभी ऑप्शन मारना होगा, या फिर तीनों अलग अलग है, चार अलग अलग दिए गए हैं, तो सबसे पहले कोलकाता का मारना होगा। बात वही, दो जुड़वा बच्चा में कोई पहले जरूर भरा होगा। इसके अलावा आखिरी जो हाई कोर्ट बना 2019 में आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में है। इनके अलावा वर्तमान में 25 हाई कोर्ट है इंडिया के अंदर। सर्वोच्च न्यायालय में पहली बार 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से 1774 में कोलकाता के फोर्ट विलियम में स्थापित किया गया था। भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत 1937 में संघीय न्यायालय का गठन किया गया था। और आधुनिक स्वरूप के जो सुप्रीम कोर्ट हम देखते हैं 28 जनवरी 1950 को आया था। वर्तमान जो जस्टिस है मुख्य वाला, ये DY चंद्रचूड़ साहब है, 50वें नंबर के हैं। उद्गम पोर्टल किस मंत्रालय या फिर किससे संबंधित है? तो उद्गम पोर्टल जो है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से संबंधित है। कल हमने रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से जो है बहुत बात कर लिया था, है ना। ऑपरेशन ट्विस्ट के बारे में समझाया था कि क्या होता है, छोटा प्रतिभूति बेच के बड़ा प्रतिभूति खींचने होता है, मतलब बनाना होता है ओपन मार्केट सोर्स के तहत, ये बताया था। इनके अलावा उल्लास एप्लीकेशन शिक्षा मंत्रालय, सुस्वागतम पोर्टल सुप्रीम कोर्ट। जो सुप्रीम कोर्ट में जो आपका मतलब बैठक की जो अपना बुक कराना होता है ना, अटेंडेंसी, तो ये ऑनलाइन किया जा सकता है। ये सुस्वागत पोर्टल के द्वारा होता है, सुस्वागतम पोर्टल, वेलकम वाला। संगम युवा पोर्टल शिक्षा और कौशल मंत्रालय के द्वारा है। प्रहरी एप्लीकेशन गृह मंत्रालय और BSF का है, तो ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है प्रहरी एप्लीकेशन, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। विरासत पोर्टल जल मंत्रालय का, गृह मंत्रालय का, माफ कीजिएगा, जल दूत मेरे मन में आ गया था, ठीक है। जल दूत एप्लीकेशन भी है, जो कुआं में आपका वो लेयर चेक करता है पानी का, ये पूछा भी जा चुका है पास्ट में। ये विरासत पोर्टल क्या करेगा कि जो हमारे प्राचीन लेख है उनको डिजिटल करेगा, है ना, ये गृह मंत्रालय का है। भारत श्री योजना प्राचीन पांडुलिपि से संबंधित है, ये अलग योजना है, ये कोई पोर्टल नहीं है, ये स्कीम चलाया गया है, इन्हें भी ध्यान रखेंगे। भारत श्री अन्न श्री योजना जो मतलब बाजरा मिलेट टाइप का अनाज है उनके लिए है। एगो अभी प्रधानमंत्री जो है प्रणाम योजना, ये सब ध्यान रखेंगे भैया। इनके अलावा रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? तो थॉमस मुनरो ने। महालवाड़ी हॉल्ट मैकेंजी ने। परमानेंट सेटलमेंट, है ना, अस्थाई बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस 1793 में। दहसाला बंदोबस्त अकबर के जो है दरबारी कह सकते हैं, है ना, टोडरमल, है ना, टोडरमल राजस्व मंत्री भी कह सकते हैं। इनके अलावा वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल ब्याज का दूसरी सर्वाधिक हिस्सा किस पर खर्च किया गया? आप जानते हैं कि भारत सरकार के जो आपका राजकोषीय नीति जो है उनमें जो भी आपका प्राप्त होता है इनकम, है ना, उसका अधिकांश भाग ब्याज भुगतान पे जाता है। तो जो ब्याज भुगतान पे गया तो इनमें सबसे ज्यादा किस पे भुगतान हुआ? तो पूंजीगत व्यय, दूसरी पूछ रहा है तो पूंजीगत व्यय दूसरी पे 10.1 लाख करोड़। वित्तीय वर्ष 2023-24 में कुल व्यय 45.3 लाख करोड़। द्वितीय वर्ष 23-24 में सर्वाधिक ब्याज राजस्व पर 35.2 लाख करोड़। तो ये ध्यान रखेंगे, पूंजीगत व्यय पे 10.1 लाख करोड़ है जो दूसरी सर्वाधिक है। अब पूंजीगत में कई सारे चीज आएंगे ना भाई। इनके अलावा धन के आवंटन में रक्षा मंत्रालय पर सर्वाधिक आवंटित किए गए रकम 5.94 लाख करोड़ रुपया, ठीक है। 2023-24 के बजट में 7 प्रमुख तत्वों पर विशेष ध्यान दिया गया था, इसे जो है सप्तर्षि बजट कहा गया था। इनके अलावा 2024 में अंतरिम बजट पेश किए जाएंगे, है ना। अंतरिम बजट समझ रहे हैं, वो तो होता है भाई फुल्ली बजट, फुल्ली पैकेज। जैसे पिछले साल आपने फुल बजट देखा, फुल आर्टिकल में उसे पढ़े थे। एक अंतरिम बजट उस साल पेश किया जाता है जिस साल लोकसभा चुनाव होने वाला हो। तो 2024 में क्या होगा? लोकसभा चुनाव होगा, तो अंतरिम बजट पेश किया गया है ना। इनके अलावा बजट से संबंधित संवैधानिक अनुच्छेद 112 है, जिसे वार्षिक वित्तीय विवरण कहते हैं। पहली बार बजट जो है सन्मुखम शेट्टी स्वतंत्र भारत में पेश किए थे। गणतंत्र भारत के प्रथम बजट जॉन मथाई पेश किए थे।
थे और सबसे अधिक बार बजट जो है मोरारजी देसाई साहब के द्वारा पेश किया गया था। चाइल्ड बजट पेश करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है, या फिर यूं कहे कि बच्चों के लिए अलग से राशि आवंटित करने वाला अपनी बजटीय माध्यम से कौन है भैया? मध्य प्रदेश। इनके अलावा जातिगत जनगणना कराने वाला बिहार है ना, उसके बाद आ गया वहां पे बहार। इसके अलावा प्रसिद्ध हुंजा नदी किस नदी की सहायक नदी है? तो ये है सिंधु नदी की सहायक नदी है ना। इनके अलावा सिंधु नदी की अन्य सहायक नदियों में नुब्रा है, नुब्रा, श्योक लिखिएगा, इसे सहयोग लिखा गया है, श्योक, नुब्रा, श्योक है ना, ब्यास, चिनाव, झेलम, रावी, ये सब सिंधु की जो है सहायक नदियों में है। लेकिन मैंने अलग से पढ़ाया था कि सिंधु के सबसे बड़ी सहायक नदी तो चिनाव है। सिंधु नदी का उद्गम कहां से होता है? तिब्बत के बोखारछू झील से होता है, सॉरी ग्लेशियर से होता है, और वहीं से ब्रह्मपुत्र भी निकलता है, लेकिन वो चेमाड्यूंग ग्लेशियर से निकलती है। ठीक है, जास्कर और लद्दाख श्रेणी या फिर पर्वतमाला के बीच में जो है सिंधु नदी फ्लो होती है, इंडिया से होते पाकिस्तान जाती है, फिर अरब सागर में समा जाती है। सिंधु नदी जल विवाद 1960 में जो है बैठक हुआ था, जिसके तहत जो है 70% के करीब पानी का यूज पाकू करता है और 30% के पानी के करीब जो है हम लोग करते हैं। जाता तो इधर से ही है, एक दिन रोके देंगे। इनके अलावा रोहतांग दर्रा अब अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश के पास से है ना, जो रोहतांग दर्रा है इसका बदल गया नाम, अटल सुरंग हो गया है। तो यहीं से जो है आपका ब्यास नदी निकलती है और घग्गर नदी जो है इनका भी उद्गम हिमाचल प्रदेश राज्य ही माना जाता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। प्रवर नदी का नाम है भाई मंजीरा, मनेर, ये सब गोदावरी की सहायक नदी है। गोदावरी पेनिनसुलर इंडिया में सबसे बड़ी नदी है जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, और पेनिनसुलर इंडिया की सबसे बड़ी नदी जो आपका अरब सागर में गिरती है ये है नर्मदा नदी। दोनों बात ध्यान रखेंगे। चंबल की प्रमुख सहायक नदियों में बनास आ जाएंगे, पार्वती आ जाएंगे, नदी मेज नदी का नाम है। इसके अलावा बामनी भी नदी का नाम है, ये सब चंबल में आ जाएंगे। और चंबल किसकी सहायक नदी हो जाएगी? तो यमुना की, और यमुना किसकी? तो गंगा की, और गंगा कहाँ जाए गिरती है? बंगाल की खाड़ी में। ठीक है, इनके अलावा बंगाल की खाड़ी में गिरने वाले नदी, अरब सागर में गिरने वाली नदी का जिक्र हमने अच्छे से पहले ही कर लिया है। इनके अलावा भारतीय शास्त्रीय नृत्य में कुल कितने रस होते हैं? तो भारतीय शास्त्रीय नृत्य में जो है 9 रस होते हैं। देखिए, भारतीय शास्त्रीय नृत्य वर्तमान में है 8, पूर्ण रूपेण कितने हैं? 8। लेकिन एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि भैया, यहाँ पे स्टार इसलिए लगाया हूँ, एक बार एसएससी ने क्वेश्चन पूछा है कि संगीत नाटक अकेदमी या फिर संस्कृति मंत्रालय के द्वारा है ना के हिसाब से है ना कि भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य है? तो 9, क्योंकि 6 को अर्ध शास्त्रीय मानता है। पूर्ण शास्त्रीय अगर पीछे लिखा होता उस क्वेश्चन में तो 8 ही आंसर होता, लेकिन उस स्लाइड में 8 ऑप्शन भी नहीं था। तो दोनों बात हो जा रहा है कि भाई शास्त्रीय नृत्य तो 8 ही है, लेकिन अगर इस प्रकार की क्वेश्चन घुमा के आ जाए और ऑप्शन में 8 ना हो तो 9 से काम चला लेना। कहने का मतलब ये, क्योंकि 6 जो है पुरुलिया का, राउरकेला का, मयूरभंज का 3 जगह होती है, 3 स्टेट में होती है, तो उनको जो है हाफ क्लासिकल डांस की दर्जा संगीत नाटक अकादमी जो है प्राप्त मतलब दे चुके हैं। कर्नाटक संगीत में और हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत में दोनों में 12 प्रकार के स्वर होते हैं। कर्नाटक संगीत का एरिया कहां तक है? तो कर्नाटक संगीत की जो एरिया है ये केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश इत्यादि क्षेत्र तक है, कर्नाटक में फैला हुआ है। बाद बाकी के रेस्ट इंडिया में हम इसे हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के नाम से जानते हैं। नीचे स्लाइड में आप देख रहे हैं कि जो भारत रत्न के विजेता है संगीत के क्षेत्र में, उनका नाम है यहाँ पे है ना, पंडित सबसे पहले एम सुब्बा लक्ष्मी मैडम 1998 में, फिर 1999 में पंडित रविशंकर बिस्मिल्लाह खां और लता मंगेशकर मैडम 2001 में, पंडित भीमसेन जोशी 2009 में, स्टार लगा है, अगर 2009 ऑप्शन में नहीं है तो 2008 हो जाएगा, और 2008 और 2009 दोनों ऑप्शन में है तो 2008 टिक करना है। ठीक है, इनके अलावा भूपेन हजारिका 2019 में। ठीक है, बात को जो है घर पे ही तोड़ मरोड़ कर समझ लेंगे तो ठीक रहता है, नहीं तो आंसर जो है अच्छा क्वेश्चन का भी गलत हो जाता है। इनके अलावा मैं बता दूं आपको क्या क्या जो तैयारी करके जाना है, जो मैं पढ़ा चुका हूं, ये है भैया आपका कि आपको मौलिक कर्तव्य जो फंडामेंटल आपका ड्यूटीज है, मैं 1 ही 2 बार पढ़ा दिया अपने यूपी सीरीज में, बाद में एक ही चीज तो नहीं पढ़ाऊंगा ना सब दिन। 11 का एक PDF भी दे दिया हूँ कि अलग अलग क्या है। इसके अलावा जो भी समाज है हमारे, सोसाइटी है, ब्रह्म समाज, आर्य समाज, प्रार्थना समाज, वेद समाज, देव समाज, जो भी आपका जो संघ है, जैसे आपका रामकृष्ण मिशन है, थियोसॉफिकल सोसाइटी है ना, इनके अलावा जो आपका BD सावरकर द्वारा अभिनव भारत है ना, इसके अलावा जो सैन फ्रांसिस्को में लाला हथियार लगाए थे आपका गदर पार्टी है ना, आज़ाद हिंद फौज है, INS है ना, जो भी है मतलब इस प्रकार का हमारे स्वतंत्रता संग्राम से जुड़े हुए कौम, उनको जरूर ध्यान रखना है। इनके अलावा जो पीरियोडिक टेबल है, यहाँ से आपको तत्वों के खास करके जो अर्धचालक प्रवृत्ति के हैं, सेमी कंडक्टर हैं, उनकी जो है कम से कम द्रव्यमान और शुरुआत के 20 तत्व का द्रव्यमान जरूर होना चाहिए। इनके अलावा
और जाएंगे तो केमिस्ट्री में बात करेंगे तो कुछ प्रचलन में चीज़ जैसे धोवन सोडा, खाने वाला सोडा, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक चूर्ण, इसके अलावा प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसके अलावा बेंजीन का जो स्ट्रक्चर होता है C6H6 है ना। तो ये सब कुछ का सूत्र आपको याद होना चाहिए। इनके अलावा अगर बात करेंगे नदी की सहायक नदी, मैंने काफ़ी सारा एक एक करके बहुत सारा पढ़ा रखा है। जो बच्चे बोलते हैं कि अलग अलग पढ़ा दो ना, तो मैं ये प्रैक्टिस सेट के माध्यम से आपको क्रैश कोर्स देने का काम करता हूँ, ठीक है। और धीरे धीरे सारा सिलेबस पूरा करवा देता हूँ मेरे भाई। क्वेश्चन नहीं छूटना चाहिए एग्जाम में, यही मतलब है ना आपको, तो यही तो करवा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो लगभग इस बार मेरी पहली जो है आपका ये एक्सपीरियंस है किसी राज्य सरकार के एग्जाम पर। ये मैं पहला क्लास है जिसकी रिजल्ट तो अब कल परसों ही पता चलेगा जब बच्चे एग्जाम दे के आएंगे और बताएंगे। आशा करता हूँ कि माता सरस्वती की दया से बहुत अच्छा रहेगा और आप लोगों को कामयाबी दे भगवान। इसी शुभकामना के साथ आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक जिनका भी एग्जाम है। मिलेंगे हम अगले वीडियो में। जय हिंद मित्रों।